वेलकम टू एम एफिलेट। मैं जिनको मैंने आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों की शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 2। सो देयर आर 4 स्टेप्स। ओके, 4 स्टेप्स हैं जिससे हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं। ओके, तो हम लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो गवर्नमेंट का करते हैं, कंपनी का करते हैं, खुद का भी करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करने के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, साइड में जाने वाला है, क्या करने वाला है मार्केट। उसके बाद हम लोग कुछ कैश फ्लो टेक्निक्स स्टडी करते हैं जिससे हम मार्केट के अंदर ऐसा पोजीशन ले कि मार्केट चाहे ऊपर जाए, नीचे जाए, साइड में जाए, कैसे भी जाए, तो भी हमें प्रॉफिट हो। उसके बाद हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो बाबा कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? ये फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या है? हम लोग एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं एंटिटी की कि उसकी ताकत कितनी है। ठीक है, वो ताकतवर है कि वो वीक है, वो स्ट्रांग है कि वीक है। ठीक है, और ये हमें कैसा पता चलता है? एंटिटी मतलब वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, या आपके खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो। ये कैसा हमें पता चलेगा? ये पता चलता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोन लेने जाओगे, ठीक है, आपको 10 लाख रुपए सैलरी है और आप लोन लेने जाओगे, तो बैंक आपको एक सर्टन अमाउंट लोन ही देती है। वो देखती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल। एक लिमिट के बाद आपको वो नहीं लोन देती। इनफैक्ट आप इंश्योरेंस भी लेने जाओगे तो आप जितना कमा रहे हो उसके हिसाब से ही वो आपको इंश्योरेंस देंगे। वो आपको 1000 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं देंगे। ठीक है ना? तो वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, अगर आप 10 लाख कमाने वाला बिजनेसमैन अगर बैंक के अंदर जाता है ना, तो उसे काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि 10 लाख के अंदर जॉब से कमाने वाला और बिजनेस से कमाने वाला ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, क्योंकि उसको एसेट से पैसे आते हैं। जॉब में स्केलेबिलिटी नहीं है, बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी है। उसे मालूम है आज 10 लाख कमा रहा है, कल को 1 करोड़ भी कमाएगा, उसके बाद 10 करोड़ भी कमाएगा। राइट, तो उसे जो लोन है वो ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू एक जॉब वाले से। तो वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, जो हमारे बैंक स्टेटमेंट से, हमारी बैलेंस शीट से, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, और ये जब बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें अलग अलग लोगों के मिलते हैं तो हम कंपेयर करते हैं एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से। ठीक है, तो कंपैरिजन में ये हेल्प करता है। ये ऐसा ही है जैसा हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं। ठीक है ना, बीपी कितना है, शुगर कितना है, डायबिटीज़, वो सारी चीज़ें हम लोग लेवल्स चेक करते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग ये एंटिटी का हेल्थ चेकअप करते हैं, ऐसा ही है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि हाउ टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटिटी। हम कैसे मेजर करेंगे ये सारी चीज़ें? ठीक है, हम लोग वैल्यू कैसे देखेंगे कि क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है। हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जो उसे मतलब ठीक कर सकती है। ये तो पॉलिसीज के थ्रू हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे चल के क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि टू साइड्स ऑफ ए कॉइन हम लोग कहते हैं ना, कि सही कौन है, गलत कौन है, विनर कौन है, लूजर कौन है, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। सो जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हमारा गवर्नमेंट का भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो जैसा अभी मोदी जी ने क्या किया है कि अभी देश प्रॉब्लम के अंदर है, तो मोदी जी ने कुछ 12,000 करोड़ का पैकेज लॉन्च कर दिया। ओके, तो वो क्या हो गई, वो पॉलिसी हो गई। ठीक है, और उससे फिर आगे जो भी रिजल्ट निकलेगा निकलेगा। तो वीकनेस आइडेंटिफाई की थी, इकोनॉमी रुक गई है, वो बिजनेस ठप हो गए, जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर पॉलिसीज लगा दी। ठीक है, वैसे हर कंट्री के अंदर होता है, हर कंपनी के अंदर होता है, और हम खुद का पर्सनल भी कर सकते हैं। फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड होता है। जैसे मैंने आपको मच्छी मार्केट का एग्जांपल दिया था, राइट, संडे को महंगा होता है मच्छी, फिर किसी भगवान के दिन के वक्त वो सस्ता होता है। तो सप्लाई एंड डिमांड
विलिंग सप्लाई एंड विलिंग डिमांड, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से क्या है होता है कि ट्रेंड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस में कैसा होता है, प्राइस ऊपर नीचे जाता है ड्यू टू सप्लाई एंड डिमांड, ड्यू टू विलिंग सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो वो हमें सीखने मिलता है थ्रू चार्ट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या लिखा है, सी हाउ ईगर अदर इन्वेस्टर्स आर टू बाय शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है। इफ देयर इज ए हाई डिमांड फॉर द शेयर्स दैट कुड ड्राइव द कंपनी स्टॉक प्राइस हायर एंड हायर। मतलब हमें ये देखना है कि लोग कौन से प्राइस के ऊपर बहुत ईगर है खरीदने के लिए और कौन से प्राइस के ऊपर उन्हें डर लगता है तो वो बेच देते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं डिमांड या होलसेल एंड सप्लाई या रिटेल कहते हैं, ठीक है। तो जैसा हम हमारे दिमाग के अंदर एक प्राइस पॉइंट रहता है, हर एक के दिमाग के अंदर होता है, जो जिस प्राइस से खरीदा है, ठीक है। मान लो यहाँ बीच में ही किसी ने खरीदा है तो वो हमेशा चाहेगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाए, वो कभी नहीं चाहेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए। तो हर एक के दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ प्राइस पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे ही मान लो शेयर यहाँ से नीचे आता है, तो यहाँ पे जब भी नीचे आता है तो काफी सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, अभी मुझे शेयर ये खरीदना चाहिए, ये काफी सस्ता हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी लोग, ज्यादा लोग सोचते हैं, तो इस प्राइस के ऊपर आने के बाद ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं, ये ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मुझे सस्ते में मिल रहा है, खरीदना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया तो इस प्राइस से ऊपर गया। तो अब इस प्राइस से ऊपर जाने के बाद कभी कभार ऊपर जाता है, या यहाँ तक जाता है, या यहाँ तक नहीं भी जाएगा, बीच में से ही आएगा। लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे आने के बाद वो ऊपर जाना ही है, यहाँ से वो यू टर्न लेना ही है, भले ही वो ऊपर तक पहुंचे ना पहुंचे, यहाँ से यू टर्न लेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 बार प्राइस आ चुके हैं और यू टर्न ले चुके हैं, राइट। फिर यहाँ पे भी प्राइस 3 बार ऐसे ऊपर तक जा चुके हैं, वहां से यू टर्न ले चुके हैं। तो यहाँ पे लोग जब भी प्राइस आती है तो लोगों को लगता है ये महंगा है। तो ऐसा मार्केट ऊपर नीचे होता है, और कभी ना कभी ऐसा होता है कि ये लेवल एग्जॉस्ट हो जाती है, ये लेवल एग्जॉस्ट हो जाती है, तो मार्केट डाउन जाना है तो ये लेवल एग्जॉस्ट हो जाएगी, और ऊपर जाना है तो ये लेवल एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो ऐसे वो तोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो यही होता है सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ऐसे कुछ प्राइस पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग चार्ट के माध्यम से हम लोग उसे ढूंढते हैं। अभी ऐसा लगता रहेगा कि अरे सीधा सीधा लाइन क्यों नहीं देते, ये ऐसे बार क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। जब इन डिटेल में हम लोग सीखेंगे तब मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा ये कैंडल स्टिक पैटर्न एग्जैक्टली क्या है। फिलहाल आप सिर्फ डायरेक्शन देखिए कि कैसे प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है ड्यू टू सप्लाई एंड डिमांड। तो इसके थ्रू कैसा होता है, ट्रेंड्स डेवलप होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो ये तीन ही ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो साइड में जाएगा, ठीक है। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि मार्केट क्या बोलता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऊपर जाने पे क्या करना है, नीचे जाने पे क्या करना है, और साइड पे जाने के क्या करना है, राइट। तो अप ट्रेंड मतलब क्या है कि ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा सा नीचे है, इसको बोलते हैं हम लोग करेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स, ये बड़ी लाइन जो है इम्पल्स। इम्पल्स जो होती है वो लॉन्ग वे होती है, इम्पल्स फिर करेक्शन, इम्पल्स फिर करेक्शन, इम्पल्स, राइट। तो जब भी एक लो देता है, ठीक है, और पिछले लो से ये हायर लो देता है, तो हम लोग इसको कहते हैं हायर हाई, हायर हाई। हायर हाई मतलब पिछले हाई से हाई, एंड पिछले लो से लो, हायर लो, ठीक है। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब हम लोग कहते हैं इसको अप ट्रेंड, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में डाल दो क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, खास करके हायर लो एंड लोअर हाई, लोग कंफ्यूज कर देते हैं, इसको लोअर हाई बोलते थे, लेकिन वैसा नहीं है। देखिए अप ट्रेंड जा रहा है, अप मतलब हायर जा रहा है, और ये हाई का लो है, मतलब इसलिए इसको हायर लो बोलते हैं। ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया, राइट। तो इसलिए इसको हायर लो बोलते हैं। अब डाउन ट्रेंड में कैसा है, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, और मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए उसको लोअर पहला बोलते हैं, ठीक है, लोअर हाई, क्योंकि ये हाई है ना, नीचे गया ऊपर गया थोड़ा सा हाई हुआ, तो ये क्या है, लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, राइट। तो ये लोअर हाई बोलते हैं इसको। और ये साइडवेज ट्रेंड मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साइडवेज ट्रेंड में जा रहा है, ओके। और कैश फ्लो स्ट्रेटेजी मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग
फंडामेंटली देखते हैं कि कोई कंपनी या वो कंट्री या वो इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है। फंडामेंटली हमने देखा कि उसका क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि ट्रेंड जो है मार्केट के अंदर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी है, ठीक है। तो उससे अगर मान लो ऊपर जा रहा है तो मैं मेरी पोजीशन लूंगा, ठीक है। तो मैं सही पोजीशन लूंगा जिससे मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड है, मुझे पता चला है अभी अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये जब भी ऊपर गया है तो मैं नीचे रुकूंगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क करके रखता हूँ कि यहाँ से यू टर्न होगा, यहाँ पे मेरा एंट्री रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, ऐसा रहता है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर मैं रुकता हूँ नीचे आने के लिए, यहाँ से ऊपर जाना। और जैसे ही नीचे जाता है मैं वापस से रुकता हूँ कि ऊपर आ जाएगा तो मैं सेल करूंगा, बाद में बाय करूंगा, सेल करूंगा, बाद में बाय करूंगा। जैसे मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है। और साइडवेज के अंदर हम लोग ऑप्शन मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी पोजीशन रखें जिससे हमें कंटिन्यूसली कैश फ्लो आता रहे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी एक ही स्ट्रेटेजी होती है, बाय होल्ड एंड प्रे स्ट्रेटेजी। वो खरीदते हैं, फिर बाद में भगवान से इच्छा करते हैं कि भगवान मेरी नैया पार करा दे, यू नो अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा, अगली बार से लालच के अंदर नहीं आऊंगा, इस बार मुझे बस निकाल दे। और वापस प्राइस ऊपर आती है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, वापस उसको लालच आ जाता है, वापस प्राइस नीचे चला जाता है, राइट। ये होते रहता है, लोगों का यही स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन हमें सही स्ट्रेटेजी यूज करना है। तो यहाँ पे कैसा रहता है, या तो हम लोग कैपिटल गेन कर सकते हैं या फिर हम लोग कैश फ्लो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल गेन मतलब क्या है, जैसा मान लो अगर मैंने घर खरीदा है, सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, 100 रुपये में खरीदा, 200 रुपये में बेचा, तो जो 100 रुपये मिला उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। फिर कैश फ्लो स्ट्रेटेजीज कैसी होती है, ये जैसा रेंटिंग की तरह है कि मैंने घर खरीद के रखा है, अब मैंने भाड़ा पे दिया है, अब वो घर का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मुझे तो घर भाड़े पे देना है, राइट। तो ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद के रखते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि शेयर मार्केट में रेंट भी मिलता है, ठीक है। तो एक रेंटिंग होता है जिसको हम लोग कैश फ्लो स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जो हम लोग ऑप्शंस के अंदर करते हैं। सो कैश फ्लो जरूरी क्यों है, दरअसल ये सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम है। मतलब हमारे आए दिन क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, राइट। टैक्सेस जा रहे हैं हमारे, रिक्रिएशन हमें करना है, पिक्चर जाना है, घूमने जाना है, ठीक? तो ये जितने भी एक्सपेंस है, ये एक्सपेंसेस दरअसल है क्या, ये हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही तो है, राइट। तो कैश फ्लो जो है वो उस चीज का सोल्यूशन है। आप सोचिए, आपकी सैलरी जितना ही एक्स्ट्रा इनकम अगर आपको कैश फ्लो में थ्रू रेंटिंग अगर मिले स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो कैसा रहेगा, राइट। तो वही है, हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देते हैं। So, अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि अभी जॉब में से आपको इनकम आ रही है, मान लो आपके कुछ एक्सपेंसेस है, ओके। अभी हम चाहते हैं कि आप वो एक्सपेंसेस जो है वो लाइबिलिटीज में ना करके एसेट्स के थ्रू करें, जिसके थ्रू आपको एक इनकम है। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप एसेट जनरेट करते हो जिसके थ्रू आपको इनकम आ जाए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी भी एक स्टेडी मूवमेंट नहीं होगी, वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइड में जाएगा, ठीक है। तो वो कहीं पे भी जा सकता है, कई वक्त तो स्टैग्नेंट हो सकता है, रुक ही सकता है एक जगह पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजीज कैसी काम करती है ये देखना है। जैसा कि मान लो कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन मतलब क्या है कि मैंने, मान लो आपने सोचो म्यूचुअल फंड खरीद के रखा है या जो भी खरीद के रखा है, राइट। तो उसका प्राइस क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब वो ऊपर नीचे हो रहा है, इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है। अब आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीद के रखा 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, और उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। या आपने कोई शेयर खरीद के रखा, वो भी येस बैंक जैसा निकला, तो प्रॉब्लम ही है कि आपने सालों साल खरीद के रखा, अचानक से वो नीचे चला गया। तो ये जो ऊपर नीचे होता है ना, ठीक है, तो मतलब होता क्या है, हमारा नेटवर्थ ऊपर नीचे होता है। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जितने भी हमारे एसेट्स है माइनस लाइबिलिटीज, अगर वो पॉजिटिव फिगर होगा तो पॉजिटिव नेटवर्थ बोलते हैं, नेगेटिव फिगर होगा तो नेगेटिव नेटवर्थ बोलते हैं।
तो ज़्यादातर लोग अपनी वेल्थ जो है वो नेटवर्क में काउंट करते हैं, राइट? जबकि नेटवर्क का असल में हमें इतना बेनिफिट नहीं होता जितना होना चाहिए। डेली के जो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसके अंदर ये नेटवर्क हमको काम नहीं करने वाला, उसके लिए हमें कैश फ्लो ही चाहिए। तो जैसे ये घर है, हमारा घर का भाव ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कुछ भी हो जाए, हम घर बेचने नहीं वाले। घर का भाव बढ़ भी गया तो क्या रास्ते पे आके तो नहीं रहेंगे ना हम लोग, राइट? तो उसका मतलब ही नहीं होता है कि ये ऊपर जाए नीचे जाए। तो नेटवर्क का इतना वैल्यू नहीं होता। अब आप मुझे बताइए कि सोने की मुर्गी लेना करेंगे, मुर्गी लेना पसंद करेंगे या सोने का अंडा लेना पसंद करेंगे? आपको क्या पसंद है, right? क्या चूज करेंगे, कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोने का अंडा जो है वो पुराने पैसे की तरह है, ठीक है ना? इट रिलाइज ऑन ओल्ड मनी। और सोने की मुर्गी जो है वो हमेशा एक नया सोने का अंडा देगी। इट ऑलवेज जनरेट्स न्यू मनी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी नेटवर्थ ऊपर नीचे हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? सोने का अंडा है वैसे पड़ा है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपके पास मुर्गी है जो हर वक्त आपको एक नए नए अंडे थ्रू न्यू इनकम देती रहेगी, ठीक है? तो हमें कैश फ्लो स्ट्रेटेजी भी करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर रिस्क क्या होता है? रिस्क दरअसल जो है, रिस्क का मतलब है लैक ऑफ कंट्रोल, ठीक है? सो हम इस रिस्क को कंट्रोल में कैसे लाए, ठीक है? तो अभी तक हमने सीखा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कैपिटल गेन होता है, नीचे जाएगा यू नो तो भी कैपिटल गेन हो सकता है। हम लोग लिवरेज कर सकते हैं विदाउट डेट, ठीक है? फिर हम लोग स्टॉक्स एंड ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने लिए खुद के लिए स्टॉक मतलब कैश फ्लो स्ट्रेटेजी भी करेंगे। तो ये जब सारी चीज़ें करते हैं तो कुछ रिस्क भी होती है, ठीक है? तो रिस्क को भी मैनेजमेंट करना आना चाहिए। रिस्क मतलब बेसिकली क्या है? अनसर्टेनिटी, ठीक है? थिंग्स कैन चेंज सडनली, राइट? तो कभी कभी सडन चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए मेरी क्या प्लानिंग है? जैसा अगर हमारी डेथ हो सकती है हमें पता है, राइट? सर्टेन मतलब अनसर्टन है वो चीज़, कभी भी हो सकती है, होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं पता। तो इसलिए हम लोग इंश्योरेंस खरीद के रखते हैं, ठीक है? तो उसके थ्रू हम लोग रिस्क मैनेज करते हैं। तो ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें रिस्क मैनेज करना होता है। तो बेसिकली क्या है? रिस्क इज रिलेटेड टू कंट्रोल, ठीक है? अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो मेरे पास प्लान बी क्या है, ठीक है? अगर मैंने पैसा मेरे बैंक के अंदर सेव किया और बैंक डूब जाती है तो, राइट? तो आपको पता रहेगा कि बैंक के अंदर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वैसे, क्योंकि हमारे पहचान में भी एक व्यक्ति थे जिनका मतलब 25 लाख रुपया पूरी जिंदगी भर का रिटायरमेंट का कमाई, तो मुझे बैंक का नाम याद नहीं आ रहा है, तो एक कोऑपरेटिव बैंक थी, तो उसके अंदर डूब गया और अभी इतनी सारी बैंक डूब गई है, राइट? सो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज़ें रिस्क है। तो आप बैंक के अंदर पैसा लगा रहे हो तो बैंक आपको सिर्फ 1 लाख का ही इंश्योरेंस देती है, वो भी क्लेम करने में बड़ी परेशानी होती है, ठीक है ना? सो वो रिस्क उसके अंदर सिर्फ 1 लाख तक ही कंट्रोल हो रहा है। तो किसी ने आपको ये नहीं बताया कि हर बैंक के अंदर 1-1 लाख रुपए रखो अगर आपको सेफली रखना है तो, ठीक है? तो ऐसे आपको रिस्क मैनेज करना है। अगर बाढ़ आ जाए, अभी कितनी बार मुंबई के अंदर बाढ़ आ गई है, हर बार वो कार पानी के अंदर चली जाती है। तो क्या आपने बाढ़ के अगेंस्ट मतलब इंश्योरेंस किया हुआ है? अगर आप मतलब कभी आपका घर में आग लग जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? तो क्या इंश्योरेंस है, तो वही रिस्क कंट्रोल होता है। आपका जॉब चला जाए तो क्या आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है रिस्क कंट्रोल हम लोग इसको कहते हैं। तो नो मैटर व्हाट यू डू देयर विल बी ऑलवेज सम थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके कभी भी कंट्रोल में नहीं होगी, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब बेसिकली क्या है? आपको एक चीज़ करनी है कि आपको वो चीज़ें कंट्रोल करनी है जो आपके कंट्रोल में है, और उन चीज़ों से आप वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है सेंटेंस, लेकिन बेसिकली उसका मतलब यही है कि मैं बाढ़ को तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं इंश्योरेंस खरीदूंगा या नहीं ये मेरे हाथ के अंदर है, राइट? तो अगर बाढ़ में अगर मेरा घर बार चला जाए, सब कुछ चला जाए, तो भी मुझे उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा, मुझे उसके पैसे मिलेंगे।
तो वो चीज़ें मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो जो चीज़ें मेरे कंट्रोल के अंदर है, उससे वो चीज़ कंट्रोल कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। राइट। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है? क्योंकि आप देखो, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट भी, सारे मार्केट्स एक साथ ऊपर जाते हैं, सारे मार्केट्स एक साथ नीचे आते हैं। ठीक है, चाइना को छोड़ के। चाइना एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही अलग है। ओके, अलग ही दुनिया का प्राणी है वो। सो बेसिकली यही होता है कि डाइवर्सिफिकेशन काम नहीं करता है, आपको अलग अलग क्लास, एसेट क्लास के अंदर आपको इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तब जाके हम लोग उसको डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं। तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। राइट। तो इन सारे एनालिसिस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सारी चीज़ है, ये इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन जो कैश फ्लो स्ट्रेटेजी है और जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, ये तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे पोजीशन क्या लेनी है, मुझे रिस्क कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल है। राइट। तो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस मेरे हाथ के अंदर नहीं है, बस इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। और मेरी कैश फ्लो स्ट्रेटेजीज या मेरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो है, वो मेरे कंट्रोल के अंदर है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लो मुंबई के अंदर बाढ़ आने वाली है, तो आप ज़्यादा सोचिए कि पहले तो आप खुद को प्रोटेक्ट कैसा करोगे, और आप इसका बेनिफिट भी कैसा उठाओगे। थोड़ा सा सोचिए। वन साइडेड कम्युनिकेशन है, मुझे पता है, पर फिर भी जस्ट पॉज करके आप सोचिए इस चीज़ के बारे में। राइट। तो हो सकता है आप खुद का सारा इंश्योरेंस कर लो, और अगर आपको इसको बेनिफिट उठाना है, तो आपको देखना है कि इससे रिलेटेड कौन सा सेल बढ़ेगा, इसका कितना नुकसान हुआ है। राइट। तो कौन से प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ेगा। ठीक है, तो वो आपको सोचना है। और कुछ इमोशंस से रिलेटेड भी डिसीजंस लेते हैं कभी कभार, जैसा अभी कोरोना वायरस हो गया है। तो कोरोना वायरस होने के बाद टाटा ने 1,500 करोड़ दान किया, तो अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग तो टाटा का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे भाई। तो ऑब्वियसली टाटा का बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, और उनकी शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगी, अगर लोगों को याद रहेगा, एहसास होगा, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर फेमस हो जाएगी वो सारी चीज़ें। तो तो बेसिकली आप यहाँ पे फिर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाओ। राइट। या फिर लोगों को एक्चुअल प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमाओ। राइट। आप बोर्ड बेच सकते हो, आप खाना बेच सकते हो, जो भी है। ठीक है, आपके ऊपर है, क्योंकि बाढ़ आना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे, वो ज़रूर आपके कंट्रोल में हो सकते हैं, आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे टाइप के रिस्क लर्न करोगे। ठीक है, फिर आप एग्जिट स्ट्रेटेजी लर्न करोगे कि मैं एंट्री कब लूँगा, फिर एग्जिट भी कैसे करूँगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आप इंश्योरेंस कैसा कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी इंश्योरेंस होता है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारा पोजीशन साइजिंग हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सीखते हैं। सो बेसिकली इस लेसन के अंदर हमने सीखा क्या, कि हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं किसी भी एंटिटी का, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग पोजीशन लेते हैं कि हम प्रॉफिट कैसा करें। और उसके बाद हम लोग डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड, जो कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये था लेसन नंबर 2। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड हैप्पी ट्रेडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।